हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10 मैथ्स का हमारा जो पहला चैप्टर था रियल नंबर्स, उसका पार्ट 3। हमें बताना है कि कौन कौन से इनमें से अपरिमेय संख्या है, मतलब इर्रेशनल नंबर कौन कौन से। हमारे पास चार पांच चीजें दी जाएंगी, उनमें से हमको बताना है, देखिए कि कौन कौन से इसमें से इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जांच कीजिए कौन सी अपरिमेय संख्या है, मतलब इर्रेशनल नंबर है। हमको बताना है कि कौन सी इनमें से इरेशनल नंबर है। 4 5 के ऊपर बार है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.45 4 5 4 5, ऐसे 4 5 आगे रिपीट होता हुआ जा रहा है। और हमारे सामने आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पेपर में इस टाइप से पूछा जाता है कि हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे √5 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, √2 हो सकता है, ऐसे कोई भी हो सकता है ऐसा जो जिनका कुछ हम लोग परफेक्ट अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं, कोई डिफाइन अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं। वही हमारा यहाँ पे इस टाइप से पूछा जाएगा कि इसका हमें प्रूफ करना होगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10 मैथ्स का हमारा जो पहला चैप्टर था रियल नंबर्स, उसका पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने जाना कुछ बेसिक्स के बारे में, पार्ट 2 में हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, और आज वाले सेशन में भी हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम लोग अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमें बताना है कि कौन कौन से इनमें से अपरिमेय संख्या है, मतलब इररेशनल नंबर कौन कौन से। हमारे पास चार पांच चीजें दी जाएंगी, उनमें से हमको बताना है, देखिए कि कौन कौन से इसमें से इररेशनल नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जांच कीजिए कौन सी अपरिमेय संख्या है, मतलब इररेशनल नंबर है। हमको बताना है कि कौन सी इनमें से इररेशनल नंबर है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं उनको। पहला हमारे पास है जैसे 3, दूसरा है हमारे पास 3.45, तीसरा है 3.45 46 47, ऐसे डॉट 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 एंड तक। इसके बाद में फोर्थ है हमारे पास 3.45 के ऊपर बार। 4 5 के ऊपर बार है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.45 45 45, ऐसे ही 4 5 आगे रिपीट होता हुआ जा रहा है, और इसका कोई एंडिंग नहीं है, ये इनफाइनाइट तक पूरा चलता हुआ जा रहा है। अब हमें इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल नंबर हम लोग कैसे जान सकते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है? या तो रूट के अंदर ऐसी चीज हो, यहाँ पर कुछ भी हो रूट के अंदर, जिसका हम लोग अंडर रूट अगर निकाले, तो वो अंडर रूट हमारा कोई कोई डिफाइन वैल्यू ना है, डेफिनेट वैल्यू ना आए, कोई फिक्स वैल्यू ना आए, फिक्स वैल्यू ना हो। और क्या होता है, जैसे पॉइंट के बाद में हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट लिखी हुई है, जैसे 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 4 1 2 3 4 6 7, ऐसे करके आगे चलता हुआ चला जा रहा है। मतलब पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स हैं, वो कभी इंड ना हो रही हो, वो आगे चलती चली जा रही हैं, और हर एक नंबर उसमें अलग अलग आता जा रहा है। मतलब कोई फिक्स पैटर्न से नहीं चल रही है, वो अलग अलग तरीके से चल रही है। उनको हम लोग बोल देंगे ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और हमें क्या इनमें से बताना है कौन कौन सा इरेशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर है। सबसे पहले हमारे सामने है 3। 3 जो है, 3 को हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जैसे 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा p, ये हो गया q, तो q यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 भी है, और हमारा ये p/q की फॉर्म में भी है, और p और q हमारा यहाँ पर इंटीजर भी है। p और q इंटीजर भी है, मतलब पूर्णांक भी है, और q हमारे यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये वाला जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या हो जाएगी, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। 3.45,
पॉइंट के बाद में हम देख रहे हैं कि 4-5 पे जाके वो रुक जा रहा है। 3.45 एक फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू है मतलब ये भी हमारा रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। रैशनल है तो ये इरेशनल नहीं होगा। और ये वाला जो नंबर है ये कुछ फिक्स नहीं आ रहा है। इसमें देख रहे हो तुम लोग पॉइंट के बाद में पहले 4-5 है, 4-6 है, 4-7 है, आगे कुछ भी आए आगे आगे ऐसा बढ़ता चला जा रहा है। तो पॉइंट के बाद में कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, वो बदलती जा रही है, बार बार आगे चलते हुए बदलती जा रही है वैल्यू, मतलब ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब 4.45 वो 3.45 के ऊपर बार, 4-5 के ऊपर बार है मतलब 4-5 हमारा रिपीट होता जाएगा। 4-5 यहाँ पे भी है, 4-5 फिर से, फिर 4-5, फिर 4-5 ऐसे करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपीटिशन वाले होते हैं इनको हम लोग रैशनल नंबर ही बोलते हैं। ये हमारे रैशनल नंबर ही होते हैं, मतलब परिमेय संख्या ही होती है। ये हमारे परिमेय ही होते हैं। तो हमने क्या जाना, कोई चीज जैसे नॉर्मल लिखी हुई, नॉर्मल इंटीजर है तो उसको तो हम लोग लिख देंगे पी वाई क्यू की फॉर्म में, तो वो तो हमारा हो गया रैशनल नंबर। यहाँ पर कोई पॉइंट पे लिखा हुआ है, कोई रियल नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है, पॉइंट वाले नंबर को हम लोग रैशनल नंबर तब बोलेंगे जब वो पॉइंट वाला नंबर या तो फिक्स हो, या पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स आ रही हैं उनके ऊपर बार वगैरह कुछ लगाओ, बार लगाओ, या ये हो कि रिपीट होते हुए आ रही है। 4-5 है तो 4-5 बाद में दोबारा आ रहा है, फिर 4-5, फिर 4-5 ऐसे करते हुए आ रहा है, आगे रिपीट होती जा रही है, तो वो वाली वैल्यू में हमारी रैशनल नंबर होंगी। और जो फिक्स हो बिल्कुल, जाके एक जगह पे रुक जाए, जैसे 3.45 है, 5 पे जाके रुक गया है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये रैशनल नंबर क्या होता है कि पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो जाके रुक ही नहीं रहे, वो चलते चले जा रहे हैं और हमेशा बदलते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4-5 था, फिर 4-6 हो गया, 4-7 हो गया, ऐसे आगे बदलते जा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पे, कौन सा इरेशनल नंबर है, तो हमारा थर्ड वाला हो गया इरेशनल नंबर। इसके बाद में हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, जिसको ये नोट करना है वो नोट कर ले। इसके बाद में हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, ये हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 7 है। तो हम लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन को अपनी एनसीईआरटी बुक में भी। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास है एक पार्क है जो सर्कुलर शेप में है, मतलब वृत्ताकार है वो, सर्कुलर शेप है उसका, मतलब उसका आकार इस टाइप से गोल गोल है, मतलब पूरा गोल है, सीधा गोल मान सकते हो, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है। ये हमारे पास है पार्क। अब वो क्या बोल रहा है, दो लोग हैं हमारे पास, एक सोनिया एक रवि। ये हो गया हमारा रवि, ये हो गया सोनिया। अब वो बोल रहा है जो सोनिया है, सोनिया इस पूरे पार्क का चक्कर लगाने में लगाती है 18 मिनट, और जो रवि है, रवि को इस पार्क के चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये दोनों अगर एक ही स्थान से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं एक ही टाइम पर, जैसे मान लो अभी हम बोल रहे हैं, अभी दोनों लोग खड़े हैं एक साथ में, हम बोल रहे हैं अभी तुम लोग को स्टार्ट होना है भागना, तो हम बोल रहे हैं कि अभी अगर ये लोग भागना स्टार्ट कर रहे हैं, हमने टाइमर यही सेट किया, दोनों लोग साथ में भागना स्टार्ट किए, भाग के ये दोनों, ऐसा कौन सा टाइम होगा जब जाके ये दोनों आपस में दोबारा से मिल जाएंगे। उसके कहने का मतलब है फिर से ये लोग कब एक ही जगह पर साथ में होंगे, ये वो पूछ रहा है। तो एक ही जगह पर साथ में कब होंगे, ऐसे तो साथ में हो नहीं सकते कि 18, मतलब मान लो ये पूरा चक्कर लगा लिया 18 मिनट में, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। तब रवि हम देखेंगे, रवि हमारा यही, मतलब रवि ने पूरा चक्कर लगा लिया होगा, सोनिया हमारी यहीं पे होगी। क्यों सोनिया यहीं पे होगी, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, तो सोनिया 12 मिनट में केवल यहीं पे होगी, और 12 मिनट में रवि का तो पूरा चक्कर लग चुका होगा। तो ऐसा होगा कि 2-3 या 4-5 चक्कर के बाद में दोनों लोग एक जगह पर मिल जाएंगे, वापस से यहीं पे खड़े मिलेंगे। तो वो कह रहा है कि हमें ऐसा टाइम बताओ जब ये दोनों लोग आपस में मिल जाएं, दोनों लोग जब आपस में मिल जाएंगे वो वाला टाइम हमको बताना है। वो टाइम हम लोग कैसे बताएंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तुम लोग, कि लेट कर लो तुम लोग, माना जो रवि है, रवि को
मिलने के लिए समय लगा, मिलने के लिए लगे चक्कर इक्वल टू एक्स। ठीक, एक्स चक्कर लगे रवि को, मतलब दोनों को आपस में मिलने के लिए रवि ने एक्स चक्कर चले थे। जो सोनिया थी हमारी, सोनिया के लिए हम लोग मान सकते हैं कि सोनिया ने चले हमारे वाई चक्कर। ऐसे बिल्कुल लिख लेंगे, माना सोनिया को दो आपस में मिलने के लिए लगे वाई चक्कर। ठीक, अब रवि को एक चक्कर चलने में कितना टाइम लग रहा था? रवि को एक चक्कर के लिए समय लग रहा था 12 मिनट। अब रवि को एक्स चक्कर के लिए कितना समय लगेगा? 12 × एक्स। होता नहीं है कि एक चक्कर के लिए अगर उसको 12 मिनट लग रहा है तो तुम बोलोगे दो चक्कर के लिए उसको कितना लगेगा? 12 × 2। तीन के लिए कितना लगेगा? 12 × 3। तो हम लोग बोल रहे हैं एक्स चक्कर के लिए कितना लगेगा? 12 × एक्स। अब वही हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर वाई वाला है जो सोनिया, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा था? सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय लग रहा था 18 मिनट। अब वो बोल रहा है कि सोनिया ने चले हैं वाई चक्कर, वाई चक्कर चले हैं क्योंकि मिलना था उनको, तो वाई चक्कर इसको चलने पड़े, उसको एक्स चक्कर चलने पड़े। तो सोनिया को वाई चक्कर के लिए कितना टाइम लगेगा? 18 × वाई। और हमें क्या करना है? 12 × एक्स और 18 × वाई को बराबर कर देना है। 12 × एक्स इक्वल टू 18 × वाई। ये दोनों चीजें हमारी किसके बराबर हो जाएंगी? लगे कुल समय के बराबर। समय जितना लगा है वो पूछ रहा था कि कितना समय लगा इन दोनों को आपस में मिलने के लिए, तो वही वाले समय की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 12 × एक्स इक्वल टू 18 × वाई। मतलब जो हमारा ये समय होगा, ये समय 12 का भी गुणज होगा और 18 का भी गुणज होगा, मतलब 12 का भी मल्टीपल होगा और 18 का भी मल्टीपल होगा। अब याद करो, हमने मल्टीपल वाले में कोई चीज बताई थी, एक एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वो मल्टीपल जो उन दोनों नंबर से भाग हो जाए जिनका हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, वो बोल रहा है कि पहली बार वाला समय हमको बताना है जब ये दोनों आपस में जाके मिल जाएंगे। तो पहली बार वाला हम लोग वाला समय कैसे बताएंगे? वो पहली बार वाला समय ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, हम पहली बार वाला समय मतलब सबसे छोटा वो वाला मल्टीपल यहाँ पे निकालना है हमको, जो ये इसको जितना समय लग रहा है उसको मल्टीपल हो, इसको जितना समय लग रहा है उसको मल्टीपल हो। मतलब इसको लग रहे हैं, अगर सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, इसको रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, तो हमें ऐसा गुणज बताना है जो 18 और 12 दोनों का मल्टीपल हो। 18 और 12 दोनों का मल्टीपल होगा। जैसे मान लो वहां पर उस टाइम पर सोनिया ने लगे, सोनिया ने चले 2 चक्कर या 3 चक्कर, तो जो रवि होगा, रवि से 1-2 चक्कर ज्यादा चलेगा क्योंकि रवि ने 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, तो वो 1-2 चक्कर ज्यादा ही चला होगा इससे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, वो भी किसका? 12 और 18 का, 12 और 18 का हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। अब 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 से इसको भाग देंगे तो बचेगा 6, फिर 2 से देंगे बचेगा 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो जो 12 था हमारा, 12 हो गया है 2 × 2 × 3। और जो 18 होगा, 18 क्या आएगा हमारे पास? 18 का अगर करेंगे हम लोग तो 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 × 3। अब हमने तुम लोग को क्या बताया था? एलसीएम निकालने के लिए तुम लोग कर सकते हो, जो कॉमन वाले हैं उनको तो पहले सेलेक्ट करो, और वो दोनों में 2-2 बार आ रहे हैं, लेकिन तुमको उनको एक ही एक बार लिखना है। कैसे लिखोगे? एलसीएम कैसे निकालोगे तुम? एलसीएम इक्वल टू लिख सकते हो तुम यहाँ पर दो देखो, दोनों में आ रहा है, दोनों में एक साथ 2 आ रहा है, हमने एक पेयर बना लिया, इसका एक जोड़ा बना लिया। जोड़ा बना के इसको हम लोग एक ही मान कर लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2 और 3 हमने पहले लिख लिया, ये दोनों जोड़े हमने पहले लिख दिए। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये 2 और 3 इनका कोई जोड़ा नहीं बना, तो इनको हम लोग एक एक ही लिखेंगे। तो ये वाला 2 था, ये लिख देंगे और ये 3 लिख देंगे। अब इनकी गुणा करोगे अगर तुम तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2×3 = 6, 6×2 = 12, 12×3 = 36। तो हमारे पास आंसर आया 36 मिनट। तो हमारा टाइम है यहाँ पर 36 मिनट।
36 मिनट के बाद में जो रवि और सोनिया है ये दोनों जाकर मिल जाएंगे। 36 मिनट मतलब रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा था, 12 मिनट। तो 36 मिनट में रवि ने कितने चक्कर लगाए होंगे, 36 मिनट में लगे चक्कर बराबर 3 हो जाएगा ना। 12 3 36 होता है, तो 3 हो जाएगा, 3 चक्कर लगेंगे रवि को। अब सोनिया है हमारे पास, सोनिया को लग रहे थे 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। और 36 मिनट अगर सोनिया दौड़ रही है तो उसको कितने चक्कर लगा चुकी होगी सोनिया, 36 मिनट में लगे चक्कर बराबर 2। तो सोनिया ने यहाँ पर लगाए 2 चक्कर, और जो वो क्या रवि था, रवि ने लगाए हैं 3 चक्कर, तो सोनिया ने लगाए हैं 2 चक्कर। तो ये हमारा जवाब आ गया निकल के। हमको क्या बताना था कि कितना समय वो लोग, कितने समय के बाद में वो लोग आपस में आके मिल जाएंगे। वही हमारा जवाब निकल के आ गया, 36 मिनट के बाद में वो लोग आपस में आके मिल जाएंगे। रवि ने लगाए हैं 3 चक्कर, सोनिया ने लगाए हैं 2 चक्कर। इसको जिसको ये क्वेश्चन नोट करना है वो नोट कर ले। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे सामने आता है कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को। जैसे पहला है हमारे पास, अगर हमारे पास दिया गया रैशनल नंबर मतलब जिसको हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, मान लो हमें रैशनल नंबर दिया गया है और हमसे बोला गया है हमने रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को घटाया है, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा। तो हमारे पास रैशनल नंबर था, उसमें से हमने रैशनल नंबर को ही घटा दिया है। मतलब कि परिमेय संख्या में से हमने परिमेय संख्या को ही घटा दिया है, तो हमारा जवाब आएगा वो क्या आने वाला है ये हमें बताना है। अगर हम लोग परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो जवाब क्या आएगा, खुद सोचो। जैसे मान लो एक परिमेय संख्या हमारे पास 3 है। 3 एक परिमेय संख्या है ना। कैसे 3 परिमेय संख्या है, 3/1 हो गया। यहाँ पर देखो, इसको हम लोग बोल सकते हैं पी, इसको बोल सकते हैं क्यू। पी बाय क्यू की फॉर्म में, क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 भी है, और पी और क्यू हमारे पूर्णांक भी है, मतलब इंटीजर भी है। 3 भी हमारा इंटीजर है, 1 भी हमारा इंटीजर है, क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं है। यही तो डेफिनेशन होती है ये परिमेय संख्या की, हमने बताया पार्ट 1 में। अब इसके बाद में हमें जैसे दिया गया है यहाँ पे 3 है, मान लो ये 3 हमें दिया गया है और हमसे बोला गया है ये पहला हमारे पास रैशनल नंबर 3 है, दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास 2 है। तो 3 में से अगर 2 घटाया जाएगा तो हमारा जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो 1 है, 1 भी तो हमारा रैशनल नंबर ही है। तो अगर हम लोग रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर घटाते हैं तो हमारा जवाब होता है वो भी रैशनल नंबर ही आता है। मतलब कि परिमेय संख्या ही जवाब आएगा हमारा। अब इसके बाद में हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है, जैसे हमें दिया गया है यहाँ पे रैशनल में से अगर हम लोग इनरैशनल हटाएं। पहला हमने देख लिया रैशनल में से रैशनल हटाया जा रहा है। अब हमसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि रैशनल में से अगर इनरैशनल नंबर हटाया जाएगा तो हमारा जवाब क्या आएगा। तो हमारे पास सेकंड यही आता है कि रैशनल नंबर है हमारे पास, रैशनल नंबर में से हमें हटाना है इररेशनल नंबर। मतलब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या हटानी है। अब हमें बताना है कि जवाब हमारा क्या आएगा। मान लो परिमेय संख्या हमारे पास है 2 और रियल रैशनल हमारे पास √2 है। √2 क्यों है, क्योंकि √2 को अगर हम लोग √2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी। तो √2 हमारा इररेशनल नंबर है। और हमने बताया भी था रूट के अंदर अगर कोई भी ऐसा नंबर आ रहा है जिसका कोई परफेक्ट, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि जिसका अगर हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो वो एक हमारे पास इंटीजर नहीं आ रहा है या होल नंबर नहीं आ रहा है, उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो इररेशनल नंबर है। तो ये हमारा इररेशनल नंबर √2 जो है, √2 हमारा इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर में से इरेशनल बताया जाएगा। जैसे 2 माइनस रूट 2 हमारे पास जवाब आया है। अब 2 माइनस रूट 2 है, ये देख के तुम्हें पता चल रहा है कि ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है ये भी हमारे पास। तो अगर हम लोग रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर हटाएंगे तो हमारे पास जवाब आएगा, वो भी इरेशनल आएगा, मतलब कि अपरिमेय आएगा। अब ये भी पूछा जा सकता है तुमसे कि इरेशनल में से अगर हम लोग रैशनल हटाएंगे, बात तो वही रहेगी ना। जैसे यहाँ पे 2 माइनस रूट 2 हुआ है, वहां पे रूट 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो वो भी हमारा इरेशनल ही आएगा। तो रैशनल में से इरेशनल हटाएं तब भी इरेशनल आएगा, इरेशनल में से रैशनल हटाएं तब भी हमारा इरेशनल ही आएगा। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और बचता है हमारे पास, तीसरा, जिसमें पूछा जाता है कि इरेशनल हमें दिया गया है, मतलब कि अपरिमेय दिया गया है। अपरिमेय संख्या हमको दी गई है, इसमें से हम लोग अपरिमेय संख्या ही हटा रहे हैं, मतलब कि इरेशनल नंबर ही हटा रहे हैं। अपरिमेय संख्या हमको दी गई, इसमें से अपरिमेय संख्या हटा रहे हैं, तो हमारा जवाब आएगा वो क्या आएगा, खुद सोच के देखो। यहाँ पे मान लो हमारे पास है रूट का 7, रूट का 7 हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। अब रूट के 7 में से हम रूट के 7 को ही हटा रहे हैं, तो हमारा जवाब क्या आएगा, 0। अब 0 तो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो जो इरेशनल नंबर है उससे अगर इरेशनल नंबर को घटाते हैं तो हमारे पास 0 आता है एक तो। अब और भी आ सकता है, जैसे रूट 7 में से मान लो हमने रूट का 5 हटाया, तो जो वैल्यू आई वो तो इरेशनल हो गई, इरेशनल हो गई ना, रूट 7 माइनस रूट 5 हमारा इरेशनल हो गया, तो ये इरेशनल भी आ सकता है, यानी कि अपरिमेय भी आ सकता है। तो हम क्या बोल देते हैं कि इरेशनल में से अगर हम लोग इरेशनल हटा रहे हैं, इसको हम लोग सीधे बोल देते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब हम नहीं बता सकते भैया क्या आएगा जवाब, तो नॉट डिफाइंड हम बोल देते हैं। क्योंकि 0 भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, जब तक तुम हमें नंबर नहीं दोगे तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि क्या जवाब आ रहा है हमारे पास। तो पहला पॉइंट हो गया हमारे पास, रैशनल में से अगर रैशनल हटाया जाएगा तो हमारा जवाब जो आएगा वो भी रैशनल आएगा। रैशनल में से इरेशनल हटाया जाएगा तो हमारा जवाब आएगा वो इरेशनल आएगा। और अगर इरेशनल में से रैशनल हटाया जाएगा तब भी हमारा जवाब इरेशनल ही आएगा। और अगर इरेशनल में से इरेशनल ही हटा दिया जाएगा तो हमारा जवाब होगा वो नॉट डिफाइंड आएगा। क्यों नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि हमारा जवाब क्या आ रहा है। ये भी हो सकता है हमारा जवाब 0 आए, और ये भी हो सकता है हमारा जवाब इरेशनल आए। तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि हमारा जवाब क्या आने वाला है। तो सिंपली तुम बोल सकते हो तीसरे वाले में कि नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग नहीं बता सकते। अगर तुम हमको बता दोगे कि कौन कौन से नंबर का तुम निकाल रहे हो, कौन सा इरेशनल नंबर से कौन सा इरेशनल नंबर तुम माइनस कर रहे हो, तो हम बता देंगे तुम्हारा जवाब। लेकिन अगर तुम हमको नहीं बता रहे हो, तुम ये केवल पूछ रहे हो कि इरेशनल में से इरेशनल हटा रहे हैं तो जवाब क्या आएगा, तो हम उसको नहीं बता सकते हैं। जिसको ये नोट करना है वो नोट कर ले, इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारे सामने आने वाली एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, जिसके जरिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अब इस थ्योरम में क्या है, थ्योरम जिसको हम लोग प्रमेय कहते हैं हिंदी में। ये थ्योरम कहती है कि मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है ए, और वो किसी पी स्क्वायर नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड कर पा रहा है, यानी कि विभाजित कर पा रहा है। कोई ए है हमारे पास जो है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। कोई ए है हमारे पास, वो अगर पी स्क्वायर को पूरे तरीके से विभाजित कर पा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए होगा वो हमारे पी को भी विभाजित कर पाएगा, पी को भी डिवाइड कर पाएगा। ये कैसे हो सकता है, जैसे मानो तुम्हारे पास है 8 का स्क्वायर है तुम्हारे पास, हम बोल रहे हैं तुम्हें हमने एक नंबर दिया है 4, या मान लो तुम्हें हमने नंबर दिया है 2, 2 एक प्राइम नंबर है, हमने एक 2 नंबर दिया तुमको। 2 तुम्हारे 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है, 2 हमारा 8 को भी डिवाइड कर पाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 को 2 डिवाइड कर पा रहा है,
कितना आएगा यहाँ पे 32 आएगा। वैसे हम देख रहे हैं कि जो 2 है हमारा, 2 हमारा 8 को भी डिवाइड कर पा रहा है, ये भी 4 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो नंबर उसी संख्या को भी पूरे तरीके से डिवाइड कर पाएगा। अगर ए हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमारा ए पी को भी डिवाइड करेगा। इससे रिलेटेड हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हर एक पेपर में तुमको वो वाले क्वेश्चंस तो दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर वो क्वेश्चंस नहीं है तो पेपर नहीं बन सकता 10th के बोर्ड का। उनका आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को हम लोग देखने जा रहे हैं, ये तब तक नोट कर लो जिसको नोट करना है। हमारे सामने आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पेपर में इस टाइप से पूछा जाता है कि हमको प्रूफ करना है कि √5 हमारे पास अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। यहाँ पे √5 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, √2 हो सकता है, ऐसे कोई भी हो सकता है ऐसा जो जिनका कुछ हम लोग परफेक्ट अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं, कोई डिफाइन अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं। वही हमारा यहाँ पे इस टाइप से पूछा जाएगा कि इसका हमें प्रूफ करना होगा कि ये एक इररेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इररेशनल नंबर है, हमको ये प्रूफ करके बताना है उनको। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जैसे यहाँ पे बोल रहा है इररेशनल नंबर हमको प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे, जैसे अपोजिट इसका मान लेंगे। जैसे √5 यहाँ पे इररेशनल नंबर बता रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, √5 को रैशनल नंबर मान लेंगे और रैशनल नंबर मान के उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट में जाके ऐसा कुछ हमारे पास आंसर आएगा कि जो हमने माना था वो चीज गलत आ रही है, तो हम लोग बोल देंगे जो हमने माना था वो गलत है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होके इररेशनल नंबर है। इस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं पहले, लेट माना हमने कि √5 हमारा रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। माना √5 हमारी परिमेय संख्या है। अब हमने क्या बताया, रैशनल नंबर का हमने क्या डेफिनेशन बताई थी? रैशनल नंबर क्या होता है? जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सके, और जहां पर q हमारा नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, और जो p एंड q है हमारा, ये हमारा इंटीजर हो, यानी कि पूर्णांक हो। ये हमारा इंटीजर हो, p और q हमारा इंटीजर हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो। और यहाँ पर एक और चीज भी आती है कि जो p एंड q है हमारा, p एंड q हमारा को प्राइम में होना चाहिए, को प्राइम नंबर भी होने चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में बताया पार्ट 2 में कि को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका दोनों का एचसीएफ अगर हम लोग निकालते हैं तो वो 1 आता है। को प्राइम इनको हिंदी में बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य मतलब वो केवल अपने से ही भाज्य हो पाए, अपने से ही भाज्य हो तो उन्हीं को बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। मतलब जो p है हमारा, p ऐसा होना चाहिए कि वो 1 से डिवाइड हो जाए और अपने आप से खुद से डिवाइड हो जाए, p से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। q भी हमारा ऐसा होना चाहिए जो 1 से डिवाइड हो और q से डिवाइड हो। तो खुद सोचो, अगर p हमारा केवल p से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है तो इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे? p और 1 निकल के आएंगे। q हमारा q से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे? q और 1 निकल के आएंगे। अब हमें अगर यहाँ पे इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होता है? एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है? केवल हमारा 1 ही कॉमन आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। जो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं, इनका एचसीएफ हमेशा हमेशा 1 आता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से बता रखा है कि इनका एचसीएफ 1 ही आता है। अब ये यहाँ पर सहभाज्य संख्याएं क्यों नहीं चाहिए? दिमाग में आता है ना कि भैया p/q तो हम लोग ऐसा भी रख सकते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर्स आ रहे हो। ये सहभाज्य संख्या इसलिए होनी चाहिए, को प्राइम नंबर इसलिए होना चाहिए, जैसे मान लो तुम्हारे पास 22/2 लिखा हुआ है,
22/2 तो हमारा 11 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर हम पी बाई क्यू पहले कुछ और रखे थे, पी बाई क्यू तो कट के कुछ और आ गया हमारा, तो यहाँ पर पी तो हमारा 11 हो गया और हम माने बैठे थे पी हमारा 22 था। तो इसीलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर ऐसा नंबर लेते हैं जिनमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ताकि वो दोनों कट ना जाए आपस में। जैसे यहाँ पे देख लो तुम, 18/4 है, 18/4 हमने मान लिया पी बाई क्यू। अब इसको अगर तुम कट करोगे तो ये हमारा 9/2 आ जाएगा, 9/2 आएगा। हमने पहले बोला था पी बाई क्यू हमारा ये, हम पहले पी बाई क्यू को इस वाले फॉर्म में मान के सॉल्व कर रहे थे, फिर बाद में हमें पता चला पी की वैल्यू हमारी 9 थी और क्यू की वैल्यू हमारी 2 थी। तो हम लोग पहले ही कर लेते हैं कि जितना भी वो कट रहा होता है उनको काटने के बाद में एंड में जाके मानते हैं, जो बिना कटने वाले नंबर बचते हैं उनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में मानते हैं जाके। यानी कि को प्राइम नंबर जो होते हैं, को प्राइम नंबर को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं जाके। अब इसको आगे कैसे किया जाएगा, इस क्वेश्चन में आगे करने के लिए हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने माना था √5 हमारा रैशनल नंबर है, √5 रैशनल नंबर है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, √5 इक्वल टू पी बाय क्यू, यानी कि √5 हमारा पी बाय क्यू की फॉर्म में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर इसको हिंदी में बुलाता है वर्ग, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। दोनों साइड स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आएगा, √5 का स्क्वायर होता है हमारा 5 और पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे भेजेंगे और जो 5 है 5 को नीचे भेज देंगे। क्यू स्क्वायर हमारे यहाँ पे आ गया, पी स्क्वायर बाय में 5 आ गया। अब खुद देखो हमारे पास आ रहा है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5। अब हमने क्या बताया था तुमको, पी एंड क्यू हमारे पास में इंटीजर्स थे, मतलब कि पूर्णांक थे। अगर क्यू हमारा यहाँ पर पूर्णांक है, कोई इंटीजर है तुम्हारे पास, मान लो 2 है, 2 का अगर तुम स्क्वायर कर रहे हो तो हमारा आएगा 4। कोई भी इंटीजर का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी हमारा इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर क्यू का जो स्क्वायर हो रहा है ये भी हमारा इंटीजर ही होगा। क्यू अगर हमारा इंटीजर है तो क्यू का जो स्क्वायर होगा ये भी हमारा इंटीजर ही होगा, होगा ना इंटीजर। अब ये भी हमारा इंटीजर है। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं और हमारा आंसर इंटीजर आ रहा है, यानी कि पी स्क्वायर 5 से पूरे तरीके से डिवाइड हो पा रहा है, पूरे तरीके से यहाँ पर पी स्क्वायर हमारा विभाजित हो पा रहा है, 5 से डिवाइड हो पा रहा है। अब जब पी स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड हो पा रहा है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो पा रहा है, इसलिए हमारा जो P होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। अब ये हमने कैसे लिख दिया कि P हमारा 5 से डिवाइड होगा, अभी हमने एक थ्योरम बताई थी कि अगर हमारा किसी का स्क्वायर कोई नंबर से डिवाइड हो पा रहा है तो वो नंबर अगर बिना स्क्वायर के होगा तो वो नंबर भी हमारा उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अभी हमने बताया था पी स्क्वायर हमारा ए से डिवाइड हो रहा था, तो जो हमारा P था वो भी हमारा ए से डिवाइड होगा। तो पी स्क्वायर अगर हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है तो जो हमारा P होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर P हमारा 5 से डिवाइड हो पा रहा है, पी स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड हो पा रहा है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 5 इंटू सी मान लो या K1 लिख लो। यहाँ पे हमने कोई इंटीजर मान लिया, यहाँ पे पूर्णांक है K1 हमारा इंटीजर, हमने ये मान लिया है कि जो हमारा P है, P हमारा 5 से डिवाइड हो पा रहा है, ऐसे लिख सकते हो इसको, P/5 हमारा डिवाइड हो रहा है। ये डिवाइड होके हमारा आना तो एक इंटीजर ही सही है, क्योंकि पूरे तरीके से अगर P हमारा डिवाइड हो रहा है तो आएगा तो हमारा इंटीजर ही। P से हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे, आएगा हमारे पास इंटीजर। तो हमने मान लिया K1 हमारे पास कोई इंटीजर है, P से हम 5 को डिवाइड करें तो हमारा एक इंटीजर आ रहा है। पहले हम लोग यहाँ पर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में P हमारा अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, हमारे पास K1 आ रहा है। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग इधर देखते हैं। P/5 इक्वल टू K1 हमारे पास आया है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इनको भी स्क्वायर करेंगे।
इक्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड इनका वर्क करने पर हमें क्या पता चलेगा, पी स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू K1 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी का स्क्वायर हमारा इक्वल हो जाएगा 25 इंटू K1 का स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये आ गई, या इक्वेशन 2 हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 3 को हम लोग पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 हमने क्या मानी थी, इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5। पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 25 इंटू K1 का स्क्वायर, 25 इंटू K1 का स्क्वायर अपॉन में 5। तो Q का स्क्वायर हमारा कितना आया 25, 5 से हम लोग 25 को काटेंगे तो 5 आएगा हमारे पास यहाँ पे, 5 इंटू K1 का स्क्वायर आ रहा है, Q का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू K1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू K1 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू K1 का स्क्वायर। अब तुम लोग देखो हमने K1 को यहाँ पर इंटीजर माना था, हमारे पास इंटीजर था K1, अगर K1 हमारा इंटीजर है तो K1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारे पास इंटीजर ही आएगा। तो हमारा जो K1 का स्क्वायर है ये भी हमारे पास इंटीजर ही है, यानी कि पूर्णांक ही है। तो Q का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पर एक इंटीजर आ रहा है, K1 स्क्वायर को मान लो तुम लोग K2, K1 स्क्वायर इक्वल टू K2 लिख लो, K1 स्क्वायर इक्वल टू K2, जहां पे K2 हमारा K2 भी एक इंटीजर है। अब तुम देख रहे हो Q1 का स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू K1 का स्क्वायर, K1 का स्क्वायर इंटीजर है तो Q का स्क्वायर 5 से पूरे तरीके से डिवाइड हो पा रहा है। क्यों डिवाइड हो पा रहा है, क्योंकि Q का स्क्वायर अगर 5 से पूरे तरीके से डिवाइड हो पा रहा होगा तभी तो हमारे पास में आंसर इंटीजर आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, Q का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पर एक इंटीजर आ रहा है जिसको हमने मान लिया K2। 5 से हमारा यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि Q स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित है, 5 से डिवाइड हो पा रहा है, इसलिए जो हमारा Q होगा Q भी 5 से डिवाइड हो पाएगा, यानी कि विभाजित होगा। ये वही वाली प्रमेय से हो गया जो हमने लास्ट में अभी बताई है इस वाले क्वेश्चन से पहले, उस प्रमेय से ये हमारा हो गया कि Q स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो पा रहा है तो Q भी हमारा 5 से डिवाइड हो पाएगा। अब तुम खुद देखो यहाँ पर हमने बताया P स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित है, P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो पा रहा है तो P भी हमारा 5 से डिवाइड हो पा रहा है। हमने बोला था कि जो हमारा P है, P एंड Q हमारे पास को प्राइम नंबर है, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनके जो गुणनखंड होंगे, इनके जो फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर्स में केवल हमारा एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ हमारा 1 आ रहा है, इनके फैक्टर्स में हमारा एचसीएफ केवल 1 आएगा। और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि Q हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी P हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि P के फैक्टर्स में भी 5 आ रहा है, Q के फैक्टर्स में भी 5 आ रहा है। P भी हमारा 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। और जो Q है, Q भी हमारा 5 से विभाजित है। P भी हमारा 5 से डिवाइड हो पा रहा है, Q भी हमारा 5 से डिवाइड हो पा रहा है। जब ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो पा रहे हैं, यानी कि P के अगर हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं तो उनके अंदर भी 5 आएगा, P के फैक्टर्स के अंदर भी 5 आएगा,
फैक्टर है हमारा 5 एक, और जो Q होगा, Q के फैक्टर्स के अंदर भी 5 आएगा। यानी कि अगर इसके कॉमन फैक्टर निकाले जाएंगे तो इसके कॉमन फैक्टर में हमारे पास 5 आ रहा है। कॉमन फैक्टर में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5। 5 हमारा कॉमन फैक्टर में आ रहा है, और हमने तो माना था वहां पर ये को प्राइम नंबर है पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ तो हमारे पास 1 आना चाहिए, और हमारे पास तो यहाँ पर एचसीएफ इसका 5 आ जा रहा है, क्योंकि कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा इसके 5 आ रहा है, तो यहाँ पर तो एचसीएफ हमारा 5 आ जा रहा है। यानी कि हमने जो चीज मानी थी वो चीज गलत है। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं कि हमने देखा पी के फैक्टर्स में 5 आ रहा है, पी के गुणनखंड में 5 आ रहा है, क्यू के भी गुणनखंड में 5 आ रहा है, यानी कि पी और क्यू का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो वो हमारा 5 आएगा। और हमने माना था कि जो पी एंड क्यू था हमारे पास वो एक सह अभाज्य संख्या थी, यानी कि को प्राइम नंबर था। हमने माना था कि पी एंड क्यू हमारा को प्राइम नंबर था, यानी कि इसका एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए, और हमारा एचसीएफ यहाँ पर आ रहा है 5। तो जो हमने माना था वो चीज गलत थी। हमने माना था कि पी जो हमारा ये √5 है, √5 इरेशनल नंबर है। हमने यहां से मान के स्टार्ट किया था क्वेश्चन को, तो हमने जो चीज मानी थी वो चीज हमारी गलत थी। हमने माना था पी हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, लेकिन हमने ये रैशनल नंबर मान के पूरा सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमें एंड में पता चल रहा है कि इसका एचसीएफ तो यहाँ पे 5 आ जा रहा है। जब इसका एचसीएफ 5 आ रहा है और एचसीएफ इसका आना चाहिए था 1, तो हमने जो माना था वो चीज गलत हो गई है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि √5 हमारा इरेशनल है। ऐसे इसके आगे तुम लोग थ्योरी अच्छे से लिख सकते हो कि हमने पहले माना था रूट पी एंड क्यू हमारा को प्राइम नंबर है, यानी कि पी एंड क्यू का हमारा जो एचसीएफ आना चाहिए था वो 1 आना चाहिए था, लेकिन सॉल्व करने के बाद में हमको पता चला पी एंड क्यू के फैक्टर्स में 5 हमारा कॉमन आ रहा है, पी और क्यू के गुणनखंड में 5 हमारा कॉमन आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो हमारा 5 निकल के आएगा। अगर इसका एचसीएफ 5 निकल के आ रहा है और हमने माना है एचसीएफ 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमने माना था वो चीज हमारी गलत हो गई है। जो हमने मानी थी वो चीज अगर गलत हो जाएगी, तो पहले हमने माना था कि हमारा √5 रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगी √5 इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने गलत चीज मानी थी। यहाँ पर ये प्रूफ करके दे रहा है कि हमने गलत चीज मानी थी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है। इसको तुम लोग अच्छे से थ्योरी में बनाकर लिख सकते हो पेपर में। लास्ट में तुम्हें थ्योरी बना के लिखनी पड़ेगी, वरना नंबर नहीं देते हैं पेपर वाले। इसको नोट कर लो, इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, उसके ऊपर चलते हैं। अब इसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन आता है 3 + 2√5 है हमारे पास। हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये हमें प्रूफ करना है कि ये 3 + 2√5 जो है ये हमारा इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। हमें ये प्रूफ करके बताना है। अब फिर से हम लोग वही चीज करने वाले हैं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे, कि उल्टा मान लेते हैं और फिर एंड में जाके हमारे पास निकल के आता है जो हमने माना था वो चीज गलत थी, तो प्रूफ हो जाता है कि जो हमने माना था वो चीज गलत थी, यानी कि ये उसका अपोजिट है। तो हम लोग वही मानने वाले हैं यहाँ पर कि जो 3 + 2√5 है ये हमारा है रैशनल नंबर। हमने ये मान लिया रैशनल नंबर है, यानी कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, p एंड q हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। p एंड q हमारे इंटीजर्स हैं, एंड p एंड q हमारे को प्राइम भी हैं। को प्राइम मतलब कि सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी कि एचसीएफ इसका आएगा 1। p एंड q का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा वो आएगा 1। हम लोग ये चीज मान लिए हैं। और हमारे पास क्या आने वाला है इसके बाद में, 3 + 2√5 है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग p/q के बराबर लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, p/q को इधर लेके आएंगे, क्या ऐसा कर लेते हैं 2 + √5 हमारे पास इधर है, 3 को हम लोग उधर भेज देते हैं। 2√5 = p/q माइनस में 3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, p - 3q अपॉन में q = 2√5। 2 को नीचे भेजो, √5 = हमारा आ जाएगा p - में 3q अपॉन में 2q।
अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने इसको। हमारे पास निकल के आया p माइनस 3q अपॉन में 2q इक्वल टू √5। अब तुम देख रहे हो कि जो p था हमारे पास, p हमारा इंटीजर था, q भी हमारा इंटीजर था, तो हम ये नहीं बोल सकते कि p माइनस 3q। किसी इंटीजर से हम 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी कोई और इंटीजर में से हम लोग 3 इंटू कोई इंटीजर घटा रहे हैं। अगर किसी इंटीजर में से हम लोग 3 इंटू कोई और इंटीजर घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी तो हमारा इंटीजर ही आएगा। आंसर इंटीजर आएगा यानी कि वो रैशनल भी होगा। आंसर हमारा इंटीजर आ रहा है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक आ रहा है। तो कोई पूर्णांक है उसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो हमारा अपरिमेय संख्या तो होगा ही होगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, p माइनस 3q हमारे पास इंटीजर निकल के आ गया। अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं p माइनस 3q अगर हमारे पास इंटीजर है, किसी इंटीजर से हम लोग किसी इंटीजर से डिवाइड, किसी इंटीजर को हम लोग किसी और इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। q हमारा इंटीजर था, q के हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा इंटीजर ही रहेगा। किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी हमारा इंटीजर ही आएगा। किसी इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। इसको लिख सकते हैं रैशनल ही आएगा। इंटीजर ना बोलो, रैशनल बोल दो। रैशनल क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बोला था p बाई क्यू होता है, p बाई क्यू में p और q हमारा इंटीजर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से कि किसी इंटीजर से हम लोग किसी और इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमारा रैशनल आ रहा है। अब हमने निकाला किसी इंटीजर को किसी और इंटीजर से डिवाइड किया तो आंसर हमारा रैशनल आया। और हमें यहाँ पे पता चला था कि √5 के इक्वल है ये। √5 तो हमारा इररेशनल होता है, यानी कि ये तो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अगर ये अपरिमेय संख्या होता है और हमारा निकल के आया कि ये एक परिमेय संख्या है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने माना था वो वाली चीज गलत थी। तो अतः ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 √5 हमारा रैशनल ना होके इररेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या ना होके अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये पूरा सिद्ध हो गया है। हम अपने चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। इस चैप्टर में जितना भी हमने आपको पढ़ाया है इससे आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं आपके पेपर में। और अगर आपको कोई लगता है, डाउट लगता है या लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है हमसे, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पे जाके हम लोग को कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। आपको सारे आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर मिलने वाला है। हाँ, अपने चैप्टर को यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आपको मिलते रहे और आपसे कोई भी चैप्टर ऐसा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने से छूट ना जाए। चलिए एंड करते हैं अपनी वीडियो को। थैंक यू।